जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 1, पुलिस पावर। अब चैप्टर 1 पे आने से पहले आपके दिमाग में कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। वो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि हमें ये समझना है कि यूके के अंदर अगर कोई भी इंसान कोई भी क्राइम करता है तो उसके क्राइम से लेके टिल द डे ऑफ जजमेंट हमारा क्रिमिनल ट्रायल किस तरीके से चलता है। तो जब हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे इसको आप बाकी जो भी चैप्टर्स होंगे उनके साथ आपको कनेक्ट करना है। चैप्टर 1 समझने के लिए आपके सामने सिंपल मैं एक स्टोरी रखूंगा। आपको वो कहानी मेरे साथ फॉलो करनी है। कहानी बहुत सिंपल है। फरहान भाई एक पुलिस ऑफिसर है और मैं यूके में हूँ। मेरे सामने कोई साहब खड़े हैं जो कोई क्राइम कर रहे हैं। मैं एज अ पुलिस ऑफिसर ये सोचता हूँ कि यार जब भी कोई मेरे सामने क्राइम करता है वहां पे फरहान भाई एज अ पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है। इस चीज को हल करने के लिए मेरे सामने एक कानून आता है जिसको कहा जाता है पेस एक्ट 1984। आपको ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। फरहान भाई ने क्या किया, ये कानून की किताब उठाई। इस कानून ने मुझे ये समझाया कि फरहान भाई एज अ पुलिस ऑफिसर जो भी आपका कॉन्डक्ट है वो किस तरीके का होना चाहिए वो इस किताब में लिखा है। तो हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एज अ पुलिस ऑफिसर जब मेरे सामने कोई भी इंसान है उसने अगर कोई भी ऑफेंस किया है तो मुझे क्या करना चाहिए। मैंने ये किताब उठाई, ये मैंने किताब पढ़ना शुरू कर दी। अब जब मैं ये लॉ पढ़ता हूँ इस लॉ के बारे में मुझे दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए। वो क्या है कि इवन दो ये मेरे कॉन्डक्ट को रेगुलेट करता है एज अ पुलिस ऑफिसर मुझे किस तरीके से वहां पे बिहेव करना चाहिए ये लॉ मुझे बताता है। अगर मैं वो लॉ फॉलो करके इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एक्ट करता हूँ तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर मैं वो लॉ को फॉलो नहीं करता, जैसे लॉ मुझे ये कहता है कि भाई अगर आप किसी को अरेस्ट करोगे तो आप उसको बताओ, तो आइडियली ये होना चाहिए कि एज अ पुलिस ऑफिसर जब मैं किसी को अरेस्ट करूं इन अकॉर्डेंस विथ लॉ मैं उसको बताऊं। अगर मैं लॉ के हिसाब से नहीं भी चलता और मैं कोई एक्ट कर देता हूं वो ऑटोमेटिकली इनएडमिसिबल नहीं होता। सो यहां तक हम क्या समझ रहे हैं कि अगर मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं, मेरे सामने कोई बंदा ऑफेंस कर रहा है, मैं उसको रोकना चाहता हूं, मुझे ये लॉ समझाता है कि मुझे किस तरीके से बिहेव करना है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आप उस तरीके से बिहेव करोगे बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप नहीं करते उस वजह से जो भी आपका कॉन्डक्ट है वो ऑटोमेटिकली इनएडमिसिबल नहीं हो जाएगा। ऑफ कोर्स अगली पार्टी उसको चैलेंज कर सकती है। वो कोर्ट में कह सकती है कि भाई फरहान भाई ने इन अकॉर्डेंस विद लॉ एक्ट नहीं किया, लेकिन मेरा एक्ट ऑटोमेटिकली इनएडमिसिबल नहीं होता। दूसरी चीज मुझे क्या पता होनी चाहिए कि जहां पे इस लॉ को मैं फॉलो नहीं करता तो आप सिर्फ मेरे एक्ट को चैलेंज कर सकते हो। आप कह सकते हो कि फरहान भाई का कॉन्डक्ट सही नहीं है। आप मेरे अगेंस्ट कोई सिविल या क्रिमिनल केस फाइल नहीं कर सकते। तो अगर मैं आपको अरेस्ट करता हूँ, अजान सामने खड़े हैं, मैंने उनको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद अगर अजान ये कहते हैं कि जैसा फरहान भाई ने इन अकॉर्डेंस विद लॉ एक्ट नहीं किया, तो अजान इसको पहले चैलेंज करेंगे और एट बेस्ट कोर्ट कह सकती है कि ठीक है फरहान भाई का एक्ट सही नहीं था। अजान अपनी जाती कैपेसिटी में मेरे अगेंस्ट कोई सिविल या क्रिमिनल केस फाइल नहीं करेंगे। तो यहां तक मैं क्या समझ गया कि अगर फरहान भाई एक पुलिस ऑफिसर है, सामने एक बंदा ऑफेंस कर रहा है, मैंने ये लॉ पढ़ लिया और मैंने इसके रूल समझ लिया। अब यहां पे मैं क्या करना चाहता हूं कि जब भी मेरे सामने कोई क्राइम हो रहा है एज अ पुलिस ऑफिसर मैं कहता हूं कि यार मुझे इस बंदे को अरेस्ट करना चाहिए। अजान भाई सामने खड़े हैं, मैं उनको अरेस्ट करना चाहता हूं। अब जब मैं किताब खोलता हूँ ब्लैक स्टोन, वहां पे कहीं नहीं लिखा हुआ कि अरेस्ट का मतलब क्या होता है। उसकी कोई लीगल डेफिनेशन नहीं है। लेकिन हमें इशारे में यह बताया गया है कि जब भी आप किसी भी इंसान को डिप्राइव करते हो उसकी लिबर्टी से, उसकी आज़ादी से, उसको कहा जाता है अरेस्ट। जैसे कि अगर अजान और अली इनकी आपस में लड़ाई हो गई, मैं एज अ पुलिस ऑफिसर जाता हूँ, अजान को पकड़ता हूँ और गाड़ी में बिठा देता हूँ। तो यहां मैंने क्या किया, अजान की जो लिबर्टी है, उनकी जो आज़ादी है उसको डिप्राइव कर दिया। तो जब भी आप किसी की भी आज़ादी, किसी की भी लिबर्टी उससे डिप्राइव करते हो इसको कहा जाता है अरेस्ट। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यार जो मेरे सामने एक बंदा है इसको मैं अरेस्ट करना चाहता हूँ। अरेस्ट क्या होता है वो तो समझ गए, लेकिन अरेस्ट करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है विदाउट वारंट, दूसरा तरीका होता है विथ वारंट। विदाउट वारंट और विथ वारंट में फर्क क्या है। विदाउट वारंट में एक पुलिस ऑफिसर अपना डिस्क्रेशन एक्सरसाइज करता है। वो खुद अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए डिसाइड करता है कि क्या मुझे अरेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। विथ वारंट में हमें कोर्ट बताता है, जज साहब मुझे बताते हैं कि फरहान भाई जाओ आप किसी को अरेस्ट करके आओ। पहले हम ये समझते हैं कि विदाउट वारंट की क्या रिक्वायरमेंट है, फिर समझते हैं कि विथ वारंट की क्या रिक्वायरमेंट है। तो अगर मेरे सामने अजान भाई खड़े हैं,
उनको मैं अरेस्ट करना चाहता हूँ। तो मेरे पास दो तरीके हैं, विदाउट वारंट और दूसरा विथ वारंट। अगर मैं विदाउट वारंट उनको अरेस्ट करना चाहता हूँ, मतलब मुझे कोर्ट ने नहीं कहा, एज ए पुलिस ऑफिसर मुझे ये लगता है कि मुझे उनको अरेस्ट करना चाहिए, तो किसी भी इंसान को बिना वारंट के अगर आप अरेस्ट करना चाहते हो तो आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। पहली चीज होती है ग्राउंड, दूसरी चीज होती है रीजन। बहुत सिंपल है कि विदाउट वारंट एज ए पुलिस ऑफिसर आप किसी को भी अरेस्ट करना चाहते हो तो आपके पास ग्राउंड होना चाहिए और आपके पास रीजन होना चाहिए। अब सवाल यह कि फरहान भाई ग्राउंड कौन से होते हैं हमारे पास? हमारे पास तीन ग्राउंड होते हैं जिनको कहा जाता है रीजनेबल ग्राउंड। कि एज ए पुलिस ऑफिसर अगर मैं किसी को अरेस्ट करना चाह रहा हूँ विदाउट वारंट, तो मेरे पास ग्राउंड होना चाहिए, मेरे पास रीजन होना चाहिए। ग्राउंड हमारे पास कितने किस्म के तीन किस्म के। वो कौन से हैं? नंबर वन, अगर कोई ऑफेंस कर रहा है। नंबर टू, अगर कोई ऑफेंस करने वाला है। एंड नंबर थ्री, अगर कोई ऑफेंस कर चुका है। ये तीनों ग्राउंड्स हैं जिस बेस पे मैं अजान को अरेस्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अली की शॉप है। अली की शॉप पे मुझे नजर आ रहा है कि अजान या तो चोरी करने वाला है, या वो चोरी कर रहे हैं, ही इज इन द प्रोसेस, या वो चोरी कर चुके हैं। तो जहां पे भी आप विदाउट वारंट किसी को भी अरेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास ही तीन ग्राउंड हो। अगर कोई साहब क्राइम कर रहे हैं, या क्राइम कर चुके, या क्राइम करने वाला। लेकिन खाली ग्राउंड होना काफी नहीं है, ग्राउंड के साथ मेरे पास एक और चीज होनी चाहिए, और वो क्या होता है? रीजन। कि जहां पे भी आप विदाउट वारंट किसी को अरेस्ट कर रहे हो, ग्राउंड तो आपके पास आ गया कि वो साहब कोई क्राइम कर रहे हैं या करने वाले हैं या कर चुके हैं, उसके साथ मेरे पास रीजन भी होना चाहिए। रीजन को आसान लफ्जों में आप कैसे समझोगे? कि मैं उसकी इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूँ। अगर मैं अजान को रोकना चाह रहा हूँ, क्यों रोकना चाह रहा हूँ, उसका रीजन क्या है? ताकि मैं इन्वेस्टिगेशन करूँ, अजान वहां से भाग के ना चले जाए। मैं उनसे पूछूं भैया आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है। इसी तरीके से लेट से अजान जो है वहां पे अली को असॉल्ट कर रहे थे, तो अब यहाँ पे रीजन क्या होगा अजान को पकड़ने का? कि वो किसी और को फिजिकल इंजरी ना दे। तो ग्राउंड हमारे पास तीन किस्म के होते हैं, और रीजन क्या होता है? कि आप उस बंदे को पकड़ो ताकि वो भाग के ना जाए, आप उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते। अब फरहान भी ने देख लिया कि भाई मेरे पास ग्राउंड भी है, मेरे पास रीजन भी है, मैं सोचता हूँ मैं अजान को अरेस्ट कर लेता हूँ। लेकिन अब हमें ये समझना है कि क्या ये जो पावर है एक पुलिस ऑफिसर के पास, एक सिविलियन के पास भी ये पावर है कि नहीं है? जैसे मैं था, मेरे साथ उसामा थे। मैं तो पुलिस ऑफिसर हूँ, उसामा कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है, वो एक आम सिटीजन है। अब जहां पे पुलिस ऑफिसर के पास ग्राउंड है, रीजन है, तो मुझे पता है कि मैं अरेस्ट कर सकता हूँ। क्या उसामा के पास, जो एक पुलिस ऑफिसर नहीं है, क्या वो भी अरेस्ट कर सकता? तो अंडर लॉ एक सिविलियन को भी ये पावर दी गई है कि जहां पे भी उनको लगता है कि कोई क्राइम हुआ है या फिर कोई क्राइम होना है, मतलब एमिनेंट है। मैं एक सिटीजन हूँ, मुझे पता है कि अजान के हाथ में कोई वेपन है और मुझे नजर आ रहा है कि वो नौरोज को मारने वाला है। तो या तो एक क्राइम होने वाला है या क्राइम हो चुका। दोनों सिचुएशन में जो एक सिटीजन होता है, एक सिविलियन, वो भी उसको रोक सकता है। तो यहाँ पे एक चीज समझना कि विदाउट वारंट नॉर्मली कौन अरेस्ट करता है? सिर्फ पुलिस ऑफिसर। लेकिन एक सिविलियन भी अरेस्ट कर सकता है। लेकिन सिविलियन अरेस्ट करने के लिए आपको यह देखना जरूरी है कि वो जो अक्यूज्ड है उसने कौन सा ऑफेंस किया। यहाँ पे मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ, कल की क्लास में हम डिटेल में समझेंगे कि हमारे पास कितने टाइप ऑफ ऑफेंसेस होता है। क्रिमिनल लॉ में हमारे पास तीन टाइप होता है, एक होता है समरी ऑफेंस, एक होता है इंडाइक्टेबल ऑफेंस, एक होता है आइदर वे ऑफेंस। इसकी डिटेल चैप्टर 2 में होगी, अभी सिर्फ आपको एक कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए कि जब भी कोई भी इंसान है, अगर वो यूके में क्राइम करता है तो उसको आप तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। या उसने कोई समरी ऑफेंस किया होगा, या इंडाइक्टेबल किया होगा, या आइदर वे किया होगा। अब सवाल यह है कि फरहान भाई अभी इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट बहुत सिंपल है। एज ए पुलिस ऑफिसर अगर मैं किसी को भी विदाउट वारंट अरेस्ट करता हूँ, तो चाहे वो समरी ऑफेंस हो, चाहे आइदर वे ऑफेंस हो, चाहे इंडाइक्टेबल हो, मैं उनको अरेस्ट कर सकता हूँ अगर मेरे पास ग्राउंड है और मेरे पास रीजन है। लेकिन अगर मैं एक सिविलियन हूँ, तो फरहान भाई ने ये तो बता दिया कि एक सिविलियन भी किसी को अरेस्ट कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ तब कर सकता है अगर किसी ने आइदर वे ऑफेंस किया या किसी ने इंडाइक्टेबल ऑफेंस किया। समरी ऑफेंस के लिए विदाउट वारंट कोई भी सिविलियन किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता। अब सिविलियन का काम क्या होता है? अगर उसको नजर आ रहा है कोई ऑफेंस हो गया या कोई ऑफेंस होने वाला है, वो सिर्फ उसको अरेस्ट करता है और वेट करता है कि पुलिस वाले आए ताकि वो उनको हैंड ओवर कर दे, दैट्स इट।
अब यहाँ पे एक वर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मैं आपको ये कहता हूँ कि हमारे पास ग्राउंड होना चाहिए। अब चाहे पुलिस ऑफिसर हो चाहे सिविलियन हो, अगर आप किसी को अरेस्ट करना चाह रहे हो आपके पास ग्राउंड होना जरूरी है। अब ग्राउंड का ये मतलब है कि इट हैज टू बी रीजनेबल ग्राउंड। अब रीजनेबल ग्राउंड का क्या मतलब है? अगर मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं अजान को अरेस्ट करता हूँ, मैं कोर्ट को कहता हूँ कि सर मेरे पास रीजनेबल ग्राउंड थे। तो रीजनेबल ग्राउंड को समझने के लिए हमारे पास दो पार्ट है। पहला पार्ट है सब्जेक्टिव, दूसरा पार्ट है ऑब्जेक्टिव। जिसका मतलब क्या है? पहले कोर्ट ये देखेगी कि फरहान भाई जो खुद पुलिस ऑफिसर है, उनका सब्जेक्टिव व्यू जो है क्या वो सही था कि नहीं था। जब मैं कोर्ट को बता रहा हूँ कि मुझे लगा कि अजान कोई क्राइम करने वाला है, तो कोर्ट पहले सब्जेक्टिव व्यू देखेगी कि क्या वाकई फरहान भाई के पास रीजनेबल ग्राउंड थे कि नहीं थे। और उसी के साथ फिर कोर्ट देखेगी ऑब्जेक्टिव व्यू, कि अगर फरहान की जगह पे कोई भी और पुलिस ऑफिसर होता तो क्या उनको भी यही लगता कि अगले बंदे ने कोई क्राइम किया है या करने वाला है, कर चुका। तो जब भी आप ये कहते हो कि आपके पास ग्राउंड है, वो ग्राउंड हैज टू बी रीजनेबल। रीजनेबल आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके से देखोगे, कि क्या वाकई इस बंदे को लगा था, इसके पास रीजनेबल ग्राउंड है। एंड नंबर टू, इस बंदे की जगह पे कोई भी और होता, क्या उनको भी लगता कि इस सिचुएशन में कोई क्राइम हुआ है कि नहीं हुआ। अब ये जो रीजनेबल सस्पिशन है ना, जब आपको किसी के ऊपर शक है कि किसी ने कोई क्राइम किया है या करने वाला है या कर चुका, वो शक हैज टू रिलेट टू द फैक्ट नॉट टू द लॉ। अगर मैं कहता हूं कि अजान ने कोई क्राइम किया, तो मैं कोर्ट को ये नहीं कहूंगा कि सर एज पर लॉ मुझे लगा उन्होंने क्राइम किया। लॉ का किसी के ऊपर स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड यह है कि आपके सामने जो फैक्ट थे, आपके सामने जो सिचुएशन थी, जो फैक्चुअल बेसिस है, क्या उस बेस में आपको वाकई लगा था आपके पास रीजनेबल ग्राउंड है कि नहीं। तो आपके ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं होती कि आप कोर्ट को ये बताओगे सर मेरे पास रीजनेबल ग्राउंड था, क्योंकि मुझे ये पता है कि इस लॉ के तहत ये ऑफेंस है। लॉ नहीं देखा जाएगा, आपका क्या ग्राउंड रीजनेबल था या नहीं था, वो देखा जाता है ऑन द फैक्ट कि आपके सामने फैक्ट कौन से थे। अब ये वो सिचुएशन है जहां पे आप किसी को भी अरेस्ट करते हो बिना वारंट के। आपके पास ग्राउंड था और आपके पास रीजन था, दोनों होने चाहिए। अब हम ये समझते हैं कि मेरे सामने जब अजान खड़े हुए, अब मैं विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर रहा, अब मैं विथ वारंट अरेस्ट कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? कोर्ट ने मुझे कहा कि फरहान भैया आप जाओ अजान को अरेस्ट करके आओ। अब कोर्ट, मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, सिर्फ दो अभी आपके दिमाग में होनी चाहिए। एक होती है मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट और एक होती है क्राउन कोर्ट। मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट हमारी छोटी वाली कोर्ट है, क्राउन कोर्ट हमारी बड़ी वाली कोर्ट है, दैट्स इट। तो जहां पे विथ वारंट आप अरेस्ट करना चाह रहे हो, कोर्ट आपको कहती है कि आप जाओ किसी को अरेस्ट करके आओ, तो आपको देखना पड़ेगा वो कौन सी कोर्ट है। क्या वो मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट है या वो क्राउन कोर्ट। मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट तीन ग्राउंड्स के ऊपर वारंट इशू कर सकती है, और क्राउन कोर्ट सिर्फ एक ही ग्राउंड है जिस बेस पे वो मुझे कह सकते हैं कि आप जाओ अरेस्ट करके आओ। अब हम समझते हैं वो ग्राउंड्स कौन सा। तो जहां पे विथ वारंट है, इसका मतलब क्या है? कोर्ट मुझे कह दे फरहान भैया आप जाओ अजान को अरेस्ट करके आओ, पहले हम ये देखते हैं कि मैजिस्ट्रेट्स के पास कौन से ग्राउंड है जिस बेस पे वो ये वारंट इशू कर सकती है। वो मुझे कह सकते हैं कि आप एज ए पुलिस ऑफिसर जाओ अजान को अरेस्ट करके आओ। वो तीन ग्राउंड्स कौन से? नंबर वन, अगर मैजिस्ट्रेट्स को ऑन ओथ कोई कसम खा के ये बात बताते हैं कि जज साहब हमने देखा है कि अजान ने कोई ऑफेंस किया है, और वो ऑफेंस इंडाइक्टेबल है या इम्प्रिजनेबल है, या अजान का एड्रेस इज अननोन। तो फॉर एग्जाम्पल, अली जो है वो मैजिस्ट्रेट्स के पास जाते हैं, वो कहते हैं जज साहब मैंने देखा है अजान ने कोई ऑफेंस किया। अब अगर अली चाहते हैं कि मैजिस्ट्रेट्स वारंट इशू करे, अजान को पकड़ने का हुक्म जारी करे, उसके लिए जरूरी है कि वो ऑफेंस इंडाइक्टेबल होना चाहिए या वो ऑफेंस इम्प्रिजनेबल होना चाहिए। इम्प्रिजनेबल का क्या मतलब है? कि कल को अगर उसमें आपको सजा होगी तो आपको जेल में भेजा जा सकता है। या फिर जो अजान है, जो अक्यूज है, उनका एड्रेस हमें नहीं पता। अब इंडाइक्टेबल इम्प्रिजनेबल तो बहुत आसान है। अब ये एड्रेस का क्या सीन? एड्रेस का ये सीन है, जब आप वारंट इशू करते हो ना, आप कोर्ट को कहते हो कि भाई आप फरहान भाई को भेजो अजान को पकड़ के लेके आओ। दो लफ्ज है जो आपको पता होने चाहिए अभी, एक होता है समन, एक होता है वारंट। समन क्या होता है? अजान भाई काइंडली आप कोर्ट में आ जाए। वारंट क्या होता है? अबे जाओ अजान को पकड़ के लेके आओ। वारंट थोड़ा सख्त होता है, राइट? तो जहां पे आप कोर्ट को ये कहते हो कि वारंट इशू करो, तो उसमें तीसरी चीज आप ये दिखा सकते हो कि सर अजान का हमें एड्रेस नहीं पता, तो अगर आप उनको बुलाएंगे तो कैसे बुलाएंगे, कहाँ हम नोटिस भेजेंगे। तो आप फरहान भाई को कहो कि वो जाएं जबरदस्ती अजान को पकड़ के लेके।
तो पहला ग्राउंड क्या है मैजिस्ट्रेट्स के पास, जिस बेस पे वो किसी भी पुलिस ऑफिसर को हुक्म दे सकते हैं कि आप जाओ किसी को अरेस्ट करके आओ। अगर मैजिस्ट्रेट्स को किसी ने ऑन ओथ इंफॉर्मेशन दिया कि किसी अक्यूज ने कोई इंडाइक्टेबल ऑफेंस किया या इम्प्रिजनेबल ऑफेंस किया है, या उस अक्यूज का एड्रेस हमें नहीं पता। दूसरा ग्राउंड क्या है जिस बेस पे मैजिस्ट्रेट्स मुझे कह सकते हैं पुलिस ऑफिसर को कि आप जाओ अजान को अरेस्ट करके आओ, दैट इज जहां पे मैजिस्ट्रेट्स ने किसी को समन जारी किया था और वो बंदा नहीं आता। समन का क्या मतलब होता है, आप सिर्फ किसी बंदे को नोटिस भेजते हैं और कोर्ट उसको कहती है इस दिन के ऊपर आप काइंडली कोर्ट में आ जाए। तो अगर कोर्ट ने किसी भी बंदे को बुलाया था, उनको समन किया था, और वो बंदा नहीं आता, द कॉन्सिक्वेंसेस कि अब कोर्ट वारंट इशू करेगी। कोर्ट फरहान भाई को बोलेगी आप जाओ इस बंदे को जबरदस्ती लेके आओ। और तीसरा ग्राउंड कौन सा है मैजिस्ट्रेट्स के पास, जहां पे आप वारंट इशू कर सकते हैं, जहां पे कोर्ट ने किसी को बेल दी थी और बेल के बाद अगला बंदा फेल्स टू सरेंडर। बेल क्या होता है चैप्टर 3 है, उसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जब भी किसी के अगेंस्ट ट्रायल चलता है तो वो बंदा बेल पे बाहर जा सकता है। तो जब तक ट्रायल चलता है एक साहब बेल के ऊपर ही होता है। तो जब भी कोई बेल पे होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि जब भी आपकी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है उस दिन आपको कोर्ट में आना पड़ता है। तो अगर हमारा केस मैजिस्ट्रेट्स में और मैजिस्ट्रेट्स ने किसी को बेल दी थी और अगला बंदा फेल्स टू सरेंडर, वो अब बाद में कोर्ट में नहीं आता, तो उसके अगेंस्ट आप वारंट इशू कर सकते हैं। अब ये वो तीन ग्राउंड्स है जहां पे वी आर टॉकिंग अबाउट द मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट, राइट। अब लेट्स टॉक अबाउट क्राउन कोर्ट, कि अगर आपका केस क्राउन कोर्ट में चल रहा है, अगर आप में से किसी के दिमाग में सवाल आ रहा है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा केस मैजिस्ट्रेट्स में क्राउन कोर्ट में, अगले चैप्टर में हम वो डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि अगर हमारा केस क्राउन कोर्ट में और क्राउन कोर्ट किसी के भी अगेंस्ट वारंट इशू करना चाहता है, तो उनके पास सिर्फ एक ही ग्राउंड है कि जहां पे क्राउन कोर्ट ने किसी को बेल दी थी और बेल के बाद अगला बंदा कोर्ट में वापस नहीं आता। तो अगर क्राउन कोर्ट ने मुझे बेल पे भेज दिया और कहा फरहान भाई इस दिन के ऊपर आपको वापस आना है, अगर मैं नहीं आता तो क्राउन कोर्ट क्या कर सकता है, वारंट इशू कर सकता है। अब चाहे मैजिस्ट्रेट्स वारंट इशू करे चाहे क्राउन कोर्ट करे, वारंट हमारे पास दो किस्म के होते हैं। एक होता है बैग्ड फॉर बेल, दूसरा होता है बैग्ड विदाउट बेल या नॉट बैग फॉर बेल। जिसका मतलब क्या है, अगर वारंट इश्यू हुआ है तो अगर वो बैग फॉर बेल है, इसका मतलब यह है कि आप जाओ फरहान भाई को अरेस्ट करो और अरेस्ट करते ही उनको रिलीज कर देना, उनको कहना इस दिन पे कोर्ट पे आ जाना। तो अगर मैं अजान को अरेस्ट करने गया हूँ और ये ऐसा वारंट है जिसमें बेल की इजाजत है, तो मैं अजान को पकड़ूंगा और बोलूंगा भाई सुनो मैंने आपको पकड़ लिया, इस दिन के ऊपर काइंडली आपको कोर्ट आना है। सो दिस इज बैग फॉर बेल। दूसरा वारंट होता है नॉट बैग्ड फॉर बेल। इसका मतलब क्या है कि फरहान भाई जाएंगे अजान को पकड़ेंगे और जबरदस्ती अजान को कोर्ट में लेके आएंगे, कस्टडी में लेके आएंगे। तो एक में आप अरेस्ट करके उनको तारीख दे देते हो इस दिन पे कोर्ट में आ जाना, दूसरे में आप पकड़ के जबरदस्ती खुद उनको कोर्ट में लेके आते हो। अब यहाँ पे आपने एक चीज रियलाइज की होगी कि अभी तक फरहान भाई अजान के पास गए नहीं है। अभी तक मैं सिर्फ सोच रहा हूँ कि अगर अजान को अरेस्ट करना है तो उसके तरीके क्या थे। एक विदाउट वारंट तरीका था, एक विथ वारंट तरीका। अब फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया कि ठीक है भाई मेरे पास ग्राउंड और रीजन है या मेरे पास वारंट है। अब मैं जा रहा हूं अजान को अरेस्ट करने। तो जब फरहान भाई अजान की तरफ जा रहे हैं और उनको अरेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि जब भी आप किसी भी अक्यूज को एज अ पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करते हो, तो अरेस्ट करते हुए आपके ऊपर कुछ कानून अप्लाई होते हैं जो आपको फॉलो करना है। और वो क्या होता है, आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि फरहान भाई अजान के पास गए और अब मैं अजान को अरेस्ट कर रहा हूँ। जब मैं अजान को अरेस्ट करूंगा, जो पहली चीज मुझे उनको बतानी है दैट इज फैक्ट एंड ग्राउंड। अक्सर स्टूडेंट्स एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ने ग्राउंड और रीजन भी बताया था। ग्राउंड और रीजन होता है एक पुलिस ऑफिसर के लिए जब वो ये डिसाइड करता है कि विदाउट वारंट वो अरेस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता। अगर उसके पास ग्राउंड और रीजन है, नाउ ही इज गोइंग टुवर्ड्स द अक्यूज टू अरेस्ट, राइट। अब जब मैं अक्यूज के पास चला गया और मैं उसको अरेस्ट कर रहा हूँ, उस टाइम पे मुझे अक्यूज को क्या बताना है, दो चीजें बतानी है, फैक्ट एंड ग्राउंड। जिसका मतलब क्या है, फैक्ट का मतलब बहुत सिंपल है कि आपको सिर्फ अगले को एक कम्युनिकेट करना होता है कि भाई आपका सीन ऑफ हो गया, मैं आपको अरेस्ट कर रहा हूँ। और दूसरी चीज क्या बतानी होती है, ग्राउंड। ग्राउंड मैंने आपको क्या बताया, अगर मैंने अजान को अरेस्ट कर लिया मैं उनको फैक्ट बताऊंगा कि अजान मैं आपको गिरफ्तार कर रहा हूँ, और ग्राउंड क्या है मेरे पास, आप कोई ऑफेंस कर रहे हो या करने वाले हो या कर चुके।
तो फैक्ट एंड ग्राउंड ये दोनों चीजें आपको बतानी है। अब सवाल ये है कि फरहान भाई हमें कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है, क्या कोई फॉर्मल वर्ड्स हैं? नहीं। आप किसी भी तरीके से प्लेन जबान में अगले बंदे को ये बता सकते हो कि मैं आपको अरेस्ट कर रहा हूं। अब सवाल यह है कि जब भी आप किसी को फैक्ट और ग्राउंड बताओगे, क्या ये फरहान भाई की जिम्मेदारी है मैं बताऊं, या उस टाइम पे अगर मेरा कोई कॉलीग मेरे साथ है वो भी बता सकता है? जैसे मैं और उसामा, हम दोनों गए थे अजान को अरेस्ट, हम दोनों पुलिस ऑफिसर हैं। इवन तो अजान को मैंने अरेस्ट किया, मैंने पकड़ा, लेकिन फैक्ट और ग्राउंड बताने की जो जिम्मेदारी है ये फरहान भाई भी पूरी कर सकते हैं, जो मेरे साथ मेरे कॉलीग हैं वो भी बता सकते हैं। अब सवाल ये है कि जब आप किसी को भी अरेस्ट करोगे, आपने उसको फैक्ट भी बता दिया, आपने उसको ग्राउंड भी बता दिया, किसी भी लैंग्वेज में आप बता दो वो मसला नहीं है। फरहान भाई खुद बता दें या मेरे साथ जो कॉलीग है वो बता दें, बताना किस टाइम पे होता है। अब लॉ ये कहता है कि जब भी आप किसी को अरेस्ट करो, जितना जल्दी आप बताओ उतना बेहतर है। आइडियली क्या होना चाहिए, जैसे मैंने अजान को पकड़ा उसी टाइम पे मैंने बता दिया फैक्ट और ग्राउंड। लेकिन अगर उस टाइम पे आप नहीं बता सकते, तो जब आपके लिए प्रैक्टिकेबल हो उस टाइम पे बता दो। फॉर एग्जाम्पल, अजान के हाथ में एक वेपन है, अजान क्या कर रहे हैं, उस वेपन से काफी लोगों को इंजर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस टाइम पे फरहान भाई के लिए पॉसिबल नहीं है कि पहले मैं उनको अरेस्ट करूं और फिर मैं बोलूं भाई बात सुनो, ये मेरा ग्राउंड है, ये मेरा फैक्ट है। उस टाइम पे वो जिस तरीके से अगला बंदा बिहेव कर रहा है, मेरे लिए ज्यादा प्रायोरिटी क्या है कि मैं उसको पकड़ूं, एक जगह बिठाऊं। तो एमसीक्यूज में कभी कभी वो आपको बताएंगे कि अगर किसी के पास वेपन है तो क्या उसी टाइम पे बताना जरूरी है फैक्ट और ग्राउंड, या बाद में भी आप बता सकते हो? तो लॉ कहता है उस टाइम पे बताओ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फॉर एनी रीजन उस टाइम पे अगर आप नहीं बता सकते, तो जितना जल्दी बताओ उतना बेहतर है। उसके बाद हमें लॉ क्या कहता है कि चाहे वो ऑफेंस कितना ही ऑब्वियस क्यों ना हो, वो इंफॉर्मेशन देना जरूरी है, उसको फैक्ट और ग्राउंड बताना जरूरी है। ये नहीं कि अजान के हाथ में वेपन है, मुझे नजर आ रहा है उसने किसी ने मर्डर किया है, तो हम कहें कि भाई बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ऑब्वियस है। चाहे कितना ही कोई ऑफेंस ऑब्वियस क्यों ना हो, उस बंदे को ये बताना जरूरी है फैक्ट और ग्राउंड। अगर आपने फैक्ट या ग्राउंड नहीं बताया, तो आपका जो अरेस्ट है वो अनलॉफुल हो जाता है। तो जब आप किसी को अरेस्ट करने गए, मैंने अजान को पकड़ा, मैंने फैक्ट और ग्राउंड बताया, चिल सीन है। अगर मैंने नहीं बताया तो ये जो मैंने अरेस्ट किया है ये अनलॉफुल हो जाता है। अब फैक्ट और ग्राउंड के साथ मुझे दो और चीजें बतानी है, और ये दो और चीजें क्या है? रीजन और कॉशन। रीजन क्या है? जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि जब भी आप किसी को अरेस्ट करोगे, रीजन होता है इन्वेस्टिगेशन। आप अजान को बता सकते हो कि भाई मैंने आपको इसलिए अरेस्ट किया है कि मैं आपसे नाम पूछना चाहता हूँ, आपका एड्रेस पूछना चाहता हूँ, मैं मेक श्योर करना चाह रहा हूँ आप कहीं भाग के ना चले जाओ। तो रीजन भी बताना जरूरी होता है, और रीजन के साथ आपको कॉशन देना पड़ता है। अब ये कॉशन क्या होता है? आपने अक्सर मूवीज में देखा होगा कि जब भी कोई पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट करता है तो उसको बताता है कि भाई तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, अगर खामोश रहोगे तुम्हारे अगेंस्ट तुम्हारी खामोशी यूज होगी, अगर कुछ बोलोगे तो वो बात तुम्हारे अगेंस्ट एज एविडेंस यूज होगी। इसको कहा जाता है कॉशन। कि जब भी आप किसी को भी अरेस्ट करोगे उसको कॉशन देना जरूरी है। उसको आप ये बताते हो कि तुम्हें भाई कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम नहीं बोलोगे तो तुम्हारा डिफेंस खराब हो सकता है, और अगर बोलोगे तो वो बात हम तुम्हारे अगेंस्ट एविडेंस यूज कर सकते हैं। अब रीजन और कॉशन देना भी जरूरी है, लेकिन अगर आपने रीजन नहीं दिया या आपने कॉशन नहीं दिया, तो जो अरेस्ट है ना वो ऑटोमेटिकली अनलॉफुल नहीं हो जाएगा। फैक्ट और ग्राउंड ये अगर नहीं दोगे तो अरेस्ट अनलॉफुल है। रीजन और कॉशन इवन दो आपको लाजमी देना है, लेकिन अगर आप नहीं देते तो ऑटोमेटिकली अरेस्ट अनलॉफुल नहीं हो जाएगा। अगली पार्टी ऑफ कोर्स चैलेंज कर सकती है, वो कोर्ट को कह सकती है कि भाई रीजन नहीं दिया था, कॉशन नहीं दिया था, लेकिन जो अरेस्ट है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, अनलॉफुल नहीं होगा। अब यहाँ पे जब मैं अजान को अरेस्ट कर रहा हूँ, मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी क्या है? कि मुझे सारी चीज़ें रिकॉर्ड करनी है। मुझे अपनी किताब में लिखना है कि भाई अजान ने कौन सा ऑफेंस किया, मेरे पास कौन सा ग्राउंड और रीज़न था जिस वजह से मैंने अरेस्ट किया, क्या मैंने अजान को कॉशन दिया था कि नहीं दिया था, और अगर अजान ने कोई भी मुझे जवाब दिया उस टाइम पे तो वो मुझे अपनी डायरी में लिखना होता है। इसको कहा जाता है रिकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट। कि जब भी आप किसी को भी अरेस्ट करते हो अपने पास लिखो कि उसने कौन सा ऑफेंस किया, क्या आपके पास ग्राउंड था, क्या आपके पास रीजन थे, क्या आपने उसको कॉशन दिया कि नहीं दिया, और कोई भी स्टेटमेंट जो उसने दी, ये आपने चीजें रिकॉर्ड कर ली। अब अरेस्ट करते हुए हमें एक और छोटी सी बात समझनी है कि जब भी आप किसी को अरेस्ट करोगे, क्या आप
फोर्स यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अगर अजान है तो वो किसी जगह से 10 पाउंड की शॉपलिफ्टिंग कर रहा है, तो क्या ये रीजनेबल होगा अगर मैं जाऊं और अजान को डंडे मारने शुरू कर दूं अरेस्ट करने के लिए? तो लॉ इस बारे में ये कहता है कि देखो यार, अगर आपको फोर्स यूज करनी है ना तो आप कर लो, मसला नहीं है, लेकिन इट हैज टू बी रीजनेबल। जैसे अगर अजान के पास वेपन है, वो सबको गोलियां मारने की कोशिश कर रहा है, तो शायद ये मेरे लिए रीजनेबल है कि मैं जाऊं और अजान को धक्का दूं। लेकिन अगर वो कोई हल्की सी शॉप लिफ्टिंग कर रहे हैं तो इट डजेंट मेक एनी सेंस कि मैं जाऊं और उनके ऊपर वेपन से अटैक करूं। अब रीजनेबल क्या होता है या क्या नहीं होता हमें नहीं पता। लॉ कहता है कि कोर्ट कुछ फैक्टर्स अकाउंट में ले लेगी। कोर्ट ये देखेगी नेचर एंड डिग्री ऑफ फोर्स, कि जो आपने फोर्स यूज की थी उसकी नेचर क्या थी, उसकी डिग्री क्या थी। नंबर टू, ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, अगले बंदे ने ऐसा कौन सा ऑफेंस किया था जिसकी वजह से मजबूरन आपको फोर्स यूज करनी पड़ी। क्या वो किसी का मर्डर कर रहा था, किसी को असॉल्ट कर रहा था, या शॉप लिफ्टिंग कर रहा था। नंबर थ्री, क्या फोर्स के अलावा आपके पास कोई ऑल्टरनेट था? अगर आप किसी को अरेस्ट करना चाह रहे हो तो क्या फोर्स के अलावा कोई और तरीका था आपके पास? अब अगर कोर्ट में ये साबित भी हो जाता कि जो आपने फोर्स यूज की वो ज्यादा थी, उससे ऑटोमेटिकली आपका जो अरेस्ट है वो अनलॉफुल नहीं होता। अगली पार्टी अगेन इसको यूज कर सकती है, इसको चैलेंज कर सकती है। लेकिन जस्ट बिकॉज आपने फोर्स ज्यादा यूज कर ली, इसका ये मतलब नहीं है कि जो अरेस्ट है वो अनलॉफुल हो गया। अब चैप्टर के पहले पार्ट में हमने सिर्फ ये समझा है कि फरहान भाई एज अ पुलिस ऑफिसर अगर अजान को अरेस्ट करता है तो उसका तरीका क्या है, या विद वारंट होगा या विदाउट वारंट होगा, और अरेस्ट करते हुए मुझे अजान को क्या बताना है। अब हम आते हैं चैप्टर के दूसरे पार्ट के ऊपर, कि फाइनली फरहान भाई ने अजान को अरेस्ट कर लिया। अब अरेस्ट करने के बाद क्या होगा हमें ये समझना है। तो आपके दिमाग में क्या स्टोरी होनी चाहिए कि फरहान भाई अजान के पास गए, मैंने उनको पकड़ लिया। अरेस्ट करने के बाद फरहान के ऊपर एक जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी क्या है कि मैं अजान को एक पुलिस स्टेशन पे लेके जाऊं। सिंपल यही होगा, राइट? आपने किसी को अरेस्ट किया, आप उसको थाने पे लेके जाओगे। अब सवाल यह है कि फरहान जो है कौन से थाने पे अजान को लेके जाएंगे। तो जब भी आप किसी को अरेस्ट करते हो, आपको ये देखना होता है कि कितना टाइम आप उसको डिटेन करना चाहते हो, कितना टाइम आप उसको थाने पे रखना चाहते हो। अगर तो मैं अजान को 6 घंटे से कम रखना चाहता हूँ तो मैं किसी भी थाने पे उनको लेके जा सकता हूँ। जैसे अगर आप में से कोई कराची में है, अगर मैंने क्लिफ्टन से अरेस्ट किया है, तो मैं कहीं गुलशन में ले जाऊं, डिफेंस में ले जाऊं, मेरी मर्जी है। तो जब भी आप किसी को भी अरेस्ट करते हो और 6 घंटे से कम आप उसको डिटेन करना चाहते हो, तो किसी भी स्टेशन पे लेके चले। लेकिन अगर आप उसको 6 घंटे से ज्यादा डिटेन करना चाहते हो, तो जो भी उस एरिया का डेजिग्नेटेड पुलिस स्टेशन है वहां पे आप लेके जाओ। हर एरिया में जो भी थाने होते हैं उनकी एक ज्यूरिसडिक्शन होती है। 6 घंटे से ज्यादा डिटेन करना है, स्पेसिफिक थाने पे लेके जाना पड़ेगा। कम में डिटेन करना है तो किसी भी थाने पे आप लेके चले जाओ। अब सवाल ये है कि फरहान भाई कितना जल्दी आपको लेके जाना है? भाई जितना जल्दी हो सके। किसी को अरेस्ट कर लिया, फिर वहां पे क्यों रुकना है? आप उनको पुलिस स्टेशन पे लेके जाओगे, अनलेस वहां पे इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अजान, अली, नौरोज, उसामा, ये 4 लोग थे जिन्होंने किसी जगह पे कोई क्राइम किया। वहां पे हमने अजान को पकड़ लिया, अली और नौरोज वहां से भाग गए। आइडियली क्या होना चाहिए कि अगर हमने अजान को पकड़ लिया, मैं उनको थाने पे लेके आ जाऊं। लेकिन यहाँ पे थाने पे लेके आना इमीडिएट में नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं वहीं पे कोशिश करूंगा कि मैं बाकी लोगों को भी पकड़ सकूं। अजान से वहीं पे पूछूं कि भाई बाकी बंदे कहाँ भाग गए। तो जब भी आप किसी को भी अरेस्ट करते हो, जितना जल्दी स्टेशन पे लेके जाओ उतना बेहतर है, अनलेस इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड, कि उसी टाइम पे जरूरी है कि आप थोड़े और एविडेंस कलेक्ट करो, थोड़े और लोगों को ढूंढो। जैसे अगर अजान को हमने एक जगह से चोरी करते पकड़ा, तो पकड़ के थाने पे नहीं लेके जाएंगे, पहले उस घर में और सर्च करेंगे कि अजान ने क्या क्या चोरी किया। तो पहली चीज आप क्या कर सकते हो कि जब भी किसी ने कोई क्राइम किया, आप उनको स्टेशन पे लेके जाओ। या फिर पुलिस एक और चीज कर सकती है जिसको कहा जाता है स्ट्रीट बेल। अब ये स्ट्रीट बेल क्या होती है कि हमने अजान को अरेस्ट किया, और अरेस्ट करने के बाद हमने अजान को बोला भाई बात सुनो, हम आपको बेल दे रहे हैं, इस दिन के ऊपर आपको पुलिस स्टेशन खुद चल के आना है। तो या आप डायरेक्ट किसी को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन पे लेके आओगे, या आप उनको पुलिस बेल दे दोगे और कहोगे इस दिन के ऊपर आप स्टेशन पे आ जाइए। अब दोनों सिचुएशन में इवेंचुअली वो बंदा कहाँ आएगा? पुलिस स्टेशन पे आएगा। या मैं डायरेक्ट लेके आ गया, या वो खुद चल के आ गया। अब जब फरहान भाई अजान को पुलिस स्टेशन पे लेके जाएंगे, तो आपको इमेजिन करना है एक स्टेशन, वहां पे मेरे साथ अजान है, उनको मैं लेके आ गया।
पुलिस स्टेशन पे एक साहब है जिनको हम कहते हैं कस्टडी ऑफिसर। इनका रैंक होता है सार्जेंट या फिर अबव, सार्जेंट या इससे ऊपर। ये कस्टडी ऑफिसर कौन होता है? इसका अजान के केस से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करता। जिसको हम पाकिस्तान में लेट से एसएचओ कहते हैं, यूके में हम उनको कस्टडी ऑफिसर कहते हैं। इसका सिर्फ ये काम होता है कि कस्टडी में जो भी लोग इसने रखे हुए हैं उनका ध्यान रखे, जो उनके राइट्स हैं, उनको टाइम पे खाना मिल रहा है, टाइम पे पीना मिल रहा है, ये सारी चीजें इसकी जिम्मेदारी होती है। अब जब मैं अजान को कस्टडी ऑफिसर के पास लेके जाऊंगा पुलिस स्टेशन पे, यहाँ पे मेरी जिम्मेदारी क्या है कि मैं कस्टडी ऑफिसर को बताऊंगा कि मैंने क्यों अजान को अरेस्ट किया। फॉर एग्जाम्पल मैं उनको बता सकता हूँ कि भाई मैंने देखा था कि अजान जो है उसामा की शॉप से चोरी कर रहा था, इसलिए मैं अरेस्ट करके आपके पास लेके आ गया। नाउ इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कस्टडी ऑफिसर टू डिसाइड कि क्या वाकई अजान के अगेंस्ट फरहान भाई के पास ग्राउंड और रीजन थे या नहीं थे। अगर कस्टडी ऑफिसर इज सेटिस्फाइड कि हाँ यार फरहान भाई अच्छा हुआ आपने अरेस्ट कर लिया, तो अब वो डिसाइड कर सकते हैं अजान को कस्टडी में डिटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर कस्टडी ऑफिसर को ये लगता है कि फरहान भाई आपने ऑफ सीन किया, कोई जरूरत नहीं थी अजान को अरेस्ट करने की, तो वो अजान को रिलीज कर देंगे। तो जब भी आप किसी को भी अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन पे लेके आओगे, तो क्या याद रखना है कि वहां पे हमारे पास एक कस्टडी ऑफिसर है जिनका रैंक है सार्जेंट या अबव। ये साहब डिसाइड करेंगे कि क्या हमें अजान को थाने पे रखना है या नहीं रखना। अगर नहीं रखना तो वो या तो अजान को बोल देंगे भाई चले जाओ, आपके अगेंस्ट हमें कोई केस फाइल नहीं करना, या वो उनको रिलीज कर सकते हैं अंडर इन्वेस्टिगेशन कि अजान भाई अभी हम आपको डिटेन नहीं करें, आप चले जाओ। दूसरी चीज वो क्या कर सकते हैं, अगर उनको लगता है कि नहीं यार फरहान भाई ने सही अरेस्ट किया, तो वो अजान को अपने पास डिटेन कर लेंगे। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है कि जब फरहान भाई ने अजान को अरेस्ट किया और मैं उनको थाने पे लेके गया, लेट्स से उस दिन कस्टडी ऑफिसर छुट्टी पे है, तो अगर उस दिन कस्टडी ऑफिसर वहां पे नहीं है, तो कोई भी और ऑफिसर जिनका रैंक है सार्जेंट का, तो वो अजान को खुद वहां पे रखने की उनके पास भी पावर आ जाती है। तो अगर किसी भी स्टेशन का कस्टडी ऑफिसर उस दिन छुट्टी पे है, इसके अलावा कोई भी और ऑफिसर जिसका रैंक सार्जेंट हो, वो भी डिसाइड कर सकता है कि अजान को रखें या ना रखें। अब लेट्स से अगर उन्होंने अजान को छोड़ दिया, फिर तो सीन ऑन है। लेकिन अगर उन्होंने रख लिया, तो अब वो कितना टाइम रख सकते हैं विदाउट चार्ज। अब यहां पर मैंने आपको एक लफ्ज बताया, चार्ज। चार्ज का मतलब क्या होता है? जब भी कोई आपसे ये पूछे कि यूके में क्रिमिनल ट्रायल कब शुरू होता है, तब शुरू होता है जब भी आपने किसी के ऊपर चार्ज लगा दी। जैसे हम पाकिस्तान में बोलते हैं ना, दफा लगा दी, इसी तरीके से यूके में जब भी आप किसी के ऊपर चार्ज लगाते हो तो एक क्रिमिनल ट्रायल शुरू होता है। अब सवाल यह है कि जब कस्टडी ऑफिसर ने अजान को अपने पास रख लिया, उसको डिटेन कर लिया, इसका पर्पस क्या है? ये पर्पस है कि हमें डिसाइड करना है कि क्या हम अजान को चार्ज करें या नहीं करें, हम उनके ऊपर फॉर्मली इल्जाम लगाएं कि नहीं लगाएं, अब वो चोरी का हो, मर्डर का हो, असॉल्ट का। अब सवाल यह है कि कितना टाइम बिना चार्ज के आप अजान को अपने पास रख सकते हो। अगर मैं कस्टडी ऑफिसर हूं, अगर मैंने चार्ज कर लिया, फिर तो मैं उनको जेल में रख लूंगा। लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि बिना चार्ज कितना टाइम तक आप किसी भी बंदे को अपने पास रख सकते हो। ये डिपेंड करता है कि उस बंदे ने कौन सा ऑफेंस किया। मैंने आपके सामने 3 नाम बताए थे। पहला ऑफेंस कौन सा होता है? समरी ऑफेंस। दूसरा कौन सा होता है? इंडाइक्टिव ऑफेंस। तीसरा कौन सा होता है? आइदर बे ऑफेंस। तो जब भी आपने किसी को भी अरेस्ट करके अपने पास डिटेन कर लिया और आप सोच रहे हो कि कितना टाइम हम उसको चार्ज करें, तो बिना चार्ज के कितना टाइम उस बंदे को आप जेल में रखोगे, डिपेंड करता है। अगर उसने समरी ऑफेंस किया, तो मैक्सिमम 24 घंटे हैं आपके पास जिसमें उसको आप जेल में रख सकते हो। तो अगर अजान को हमने अरेस्ट किया, हमें ये डिसाइड करना है हम चार्ज करें या नहीं करें, 24 घंटे का टाइम है। 24 घंटे का क्या टाइम है? बिना चार्ज आप उसको जेल में रख सकते हो। लेकिन अगर 24 घंटे खत्म हो जाते हैं, फिर आप उनको बेल पे भेज दोगे, इन्वेस्टिगेशन में भेज दोगे, जेल में आप नहीं रख सकते। अब सवाल यह है कि फरहान भाई ये 24 घंटे शुरू कहां से होता? तो लॉ ये कहता है कि अगर किसी ने भी समरी ऑफेंस किया, तो मैक्सिमम 24 आवर्स तक बिना चार्ज आप उसको जेल में रख सकते हो। लेकिन 24 आवर्स कहां से शुरू होते हैं वो डिपेंड करता है। पहला है फ्रॉम द टाइम ऑफ अरेस्ट। अगर अजान ने 9 बजे कोई क्राइम किया, फरहान भाई एज अ पुलिस ऑफिसर गए, 10 बजे मैंने उनको अरेस्ट कर लिया, तो जब मैंने अरेस्ट किया वहां से मेरे पास 24 घंटे का टाइम पीरियड है जिसमें हमें डिसाइड करना है कि हम चार्ज करें या नहीं करें।
ये 24 घंटे हम उनको जेल में रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रख सकते। लेकिन दूसरा क्या टाइम पीरियड है कि जब कोई भी अक्यूज खुद चल के पुलिस स्टेशन पे आए, वहां से 24 घंटे शुरू होता है। इसका क्या मतलब है कि फरहान भाई, पहले तो बड़ा सिंपल है। 9 बजे किसी ने क्राइम किया, 10 बजे आपने अरेस्ट किया, अरेस्ट से हम 24 आवर्स कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अगर आप ये सोचो, 9 बजे कहीं पे क्राइम होता है, फरहान भाई जाते हैं अजान को ढूंढने की कोशिश करते हैं, अजान मुझे नहीं मिलते। 12 बजे अजान खुद चल के स्टेशन पे आते हैं और कहते हैं भाई मैंने क्राइम किया। तो यहाँ पे अजान जब 12 बजे कोर्ट में आए, वो खुद चल के पुलिस स्टेशन पे आए, अब वहां से मेरे पास 24 घंटे का टाइम है कि मैं उनको स्टेशन पे रखूं और डिसाइड करूं कि उनको चार्ज करना है कि नहीं करना। तो दोनों में से जो भी अर्लियर है उसको आप अकाउंट में लोगे। या आपने किसी को अरेस्ट किया, वहीं से 24 घंटे शुरू हो गए। या अगर आपने अभी तक किसी को अरेस्ट नहीं किया, कोई बंदा खुद चल के स्टेशन पे आ गया, तो वहां से 24 घंटे शुरू हो गए। अब अगर किसी ने भी कोई समरी ऑफेंस किया, तो वहां के लिए आपको क्या याद रखना है कि समरी ऑफेंस में 24 घंटे से ज्यादा आपको टाइम नहीं मिल सकता। अगर अजान को आपने बिना चार्ज के स्टेशन पर रखा हुआ है, 24 घंटे हैं आपके पास, आप डिसाइड कर लो चार्ज करना है नहीं करना। कर लिया ठीक, नहीं किया तो आप उसको इन्वेस्टिगेशन पे भेज दोगे, बेल पे भेज दोगे, जेल में आप नहीं रख सकते। लेकिन अगर अजान ने कोई आइदर वे ऑफेंस किया था या कोई इंडाइक्टेबल ऑफेंस किया था, तो वहां पे इस 24 घंटे की एक्सटेंशन हो सकती है। जिसका मतलब क्या है, समरी ऑफेंस में तो मैक्सिमम 24 आवर्स है, वो हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। लेकिन अगर उन्होंने कोई आइदर वे इंडाइक्टेबल ऑफेंस किया था, तो 24 आवर्स को हम एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू 36 आवर्स। अब ये पॉइंट समझना, मैं ये नहीं कह रहा पहले 24 आवर्स फिर 36 आवर्स। 24 आवर्स को आप एक्सटेंड करते हो अप टू 36 आवर्स, जिसका मतलब क्या है, एडिशनल 12 घंटे के लिए आप अजान को स्टिल अपने पास डिटेन कर सकते हो बिना चार्ज। अब सवाल यह है फरहान भाई, इसकी इजाजत कौन देगा? तो अगर आपने आइदर वे इंडाइक्टेबल ऑफेंस किया और वो जेल में बंदा बैठा हुआ है, 24 घंटे खत्म होने वाले हैं, और आपको रियलाइज होता है कि नहीं यार, इसको हमें थोड़ा और टाइम अपने पास रखना है, हमें डिसाइड करना है कि हम चार्ज करें या ना करें, तो 24 आवर्स से लेके अप टू 36 आवर्स तक विद द परमिशन ऑफ सुपरिंटेंडेंट या इससे अबव, उसकी इजाजत से आप अजान को और 12 घंटे अपने पास रख सकते हैं। तो अगर मैं पुलिस स्टेशन पे हूँ, मैं कस्टडी ऑफिसर हूँ, मैं अजान को अपने पास रखना चाह रहा हूँ, 24 आवर्स जो है उसमें मैं चार्ज करना अभी डिसाइड नहीं कर पाया, तो मैं सुपरिंटेंडेंट को कह सकता हूँ कि भाई आप मुझे इजाजत दें कि 12 घंटे और मुझे अजान को अपने पास रखना है। अब लेट से मुझे इजाजत मिल गई और 12 घंटे खत्म होने वाले, मुझे रियलाइज होता है कि नहीं यार, मुझे और टाइम चाहिए, मुझे अभी भी अजान को बिना चार्ज के अपने पास रखना है, तो आपको स्टिल एक्सटेंशन मिल सकती है। लेकिन ये जो सेकंड एक्सटेंशन है, ये आपको सिर्फ मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। अब जब मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट आपको एक्सटेंशन देगा, तो वो मैक्सिमम कितनी दे सकता है? अप टू 96 आवर्स। तो 36 आप आपके पास थे, 96 आवर्स कितने हो गए टोटल, कितने घंटे वो एक्सटेंड कर सकता है? 60 आवर्स, राइट। अब जब आप 36 आवर्स से 96 आवर्स की मैजिस्ट्रेट से एक्सटेंशन लेने जा रहे हो, तो मैजिस्ट्रेट्स दो पार्ट में वो एक्सटेंशन देगा। पहले पार्ट में वो 36 आवर्स देगा, दूसरे पार्ट में वो 24 आवर्स देगा। तो 36 + 24 60 आवर्स। तो अगर समरी ऑफेंस है, 24 घंटे एक्सटेंड नहीं होंगे। अगर आइदर वे इंडाइक्टेबल है, तो 24 आवर्स से 36 आवर्स तक विद द परमिशन ऑफ सुपरिंटेंडेंट आपको परमिशन मिल सकती है। 36 आवर्स तक अगर आपको फर्दर एक्सटेंशन करनी है अप टू 96 आवर्स, मैजिस्ट्रेट्स आपको दे सकता है। लेकिन मैजिस्ट्रेट्स जो आपको एक्सटेंशन देगा वो दो पार्ट्स में देगा। पहली वो 36 आवर्स देगा, अगर आपको और जरूरत है तो 24 आवर्स फिर वो आपको दोबारा दे देगा। अब ये जो भी आप एक्सटेंशन करते हो ना, इसको आपको नोट्स बनाने होते हैं। जो कस्टडी ऑफिसर है उसको लिखना होता है, ताकि कल को डिफेंडेंट का कोई वकील आए, आप उसके साथ शेयर करोगे कि भाई हमने क्यों इसको अभी तक बिना चार्ज के अपने पास रखा हुआ है। अब जब आपने किसी को भी चार्ज करके अपने पास रख लिया, अजान को हमने जेल में रख लिया, तो वहां पे हमारे पास एक रिव्यू ऑफिसर होता है। ये रिव्यू ऑफिसर क्या है? ये एक इंस्पेक्टर होता है, जिसका ये काम होता है हर कुछ टाइम बाद अजान के पास जाना और उनको याद दिलाना कि भाई अजान, आप हमारे पास हो, आपके कुछ राइट्स हैं, आपके जो हक हैं हम उसको बताते हैं। अब सवाल, ये रिव्यू ऑफिसर कितनी बार जाएगा? पहली मर्तबा वो जाएगा विद इन 6 आवर्स आफ्टर डिटेंशन। जैसे ही डिटेंशन हो गई ना, 6 घंटे हो गए, अब वो पहला रिव्यू कर सकता है। वो अजान के पास जा सकता है और अजान को बता सकता है कि भाई ये अंडर लॉ आपके राइट्स हैं, जो हम आगे समझेंगे। लेकिन जब पहली डिटेंशन, पहला रिव्यू हो गया, उसके बाद एवरी 9 आवर्स, हर 9 घंटे बाद वो बार बार अजान के पास जाएगा और उनको बताएगा
कि भाई आपके कौन कौन से लीगल राइट है। अब हम आते हैं चैप्टर के तीसरे पार्ट के ऊपर, कि भाई आपने किसी को अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद आपने उसको डिटेन कर लिया। अब जब आप डिटेन करते हो, उसका पर्पस क्या होता है? आप ये डिसाइड करते हो कि भाई चार्ज करना है नहीं करना, इल्जाम लगाना है कि नहीं लगाना। तो वो डिसाइड करते हुए आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करते हो जिसको कहा जाता है पुलिस इंटरव्यू। कि यहाँ पे आप जो पुलिस ऑफिसर है वो अजान का इंटरव्यू लेंगे ये डिसाइड करने के लिए कि भाई चार्ज करना है कि नहीं करना। अब इंटरव्यू के बारे में हमें सिर्फ कुछ रूल्स पता होने चाहिए। सबसे पहला, जो इंटरव्यू है वो नॉर्मली कहाँ होना चाहिए? पुलिस स्टेशन पे होना चाहिए। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा अर्जेंसी है तो जब आपने जिस बंदे को जहां से अरेस्ट किया ना, वहीं पे आप उसका इंटरव्यू ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, वही अजान, अली, नौरोज, उसामा, ये चार लोग थे। हमने अजान को कहीं से पकड़ा। नॉर्मली क्या होना चाहिए? हम अजान को पुलिस स्टेशन पे लेके हैं, वहां पे इंटरव्यू करें। लेकिन तब तक क्या मसला हो जाएगा? बाकी लोग भाग सकते हैं। अगर उनके पास कोई ड्रग्स थे, उनकी रिकवरी मुश्किल हो सकती है। या वो अपने गैंग के मेंबर्स को बता सकते हैं कि भाई अजान जो है पकड़े गए। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपने जहां अरेस्ट किया वहीं पे आप इंटरव्यू कर सकते हो। लेकिन नॉर्मली इंटरव्यू कहाँ होता है? पुलिस स्टेशन पे। अब जब पुलिस स्टेशन पे इंटरव्यू होगा, वहां पे कुछ रूल्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। सबसे पहला, जब भी आप किसी का इंटरव्यू लेते हो उसको कॉशन देना जरूरी है। कॉशन का क्या मतलब है? अगर मुझसे कोई पुलिस ऑफिसर सवाल कर रहा है उसको मैं कह सकता हूँ कि भाई तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कहोगे नहीं, तुम्हारे अगेंस्ट तुम्हारी खामोशी यूज होगी। कुछ बोलोगे तो वो बात तुम्हारे अगेंस्ट यूज हो सकती है। तो आपका राइट है कि आप कुछ ना बोलो। ये कॉशन देना जरूरी होता है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, चाहे कमेंसमेंट चाहे रिकमेंसमेंट। कि अगर इंटरव्यू शुरू हो रहा है तब भी कॉशन देना है। बट अगर शुरू हो गया, उसके बाद ब्रेक हुआ, ब्रेक के बाद दोबारा इंटरव्यू शुरू हो रहा है, तब भी कॉशन देना है। तो कॉशन हमेशा जरूरी होता है। लेकिन तीन ऐसी सिचुएशन है जहां पे कॉशन देने की कोई जरूरत नहीं है। वो तीन सिचुएशन कौन सी है? अगर आप सिर्फ किसी की आइडेंटिटी स्टैब्लिश कर रहे हो या ओनरशिप ऑफ व्हीकल स्टैब्लिश कर रहे हो। अगर एज अ पुलिस ऑफिसर मैं अजान से सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि अजान आपका नाम मलिक अजान है, क्योंकि मैं सिर्फ उनकी आइडेंटिटी स्टैब्लिश कर रहा हूँ, मुझे कॉशन देने की जरूरत नहीं है। या फिर अजान की कोई गाड़ी थी, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अजान क्या इस गाड़ी की ओनरशिप आपके पास है, मुझे कॉशन देने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट ये सवाल कर सकता हूँ। दूसरी सिचुएशन जहां पे मुझे अजान को कॉशन देने की जरूरत नहीं है, दैट इज जहां पे मैं कोई भी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर रहा हूँ इन अकॉर्डिंग विथ लॉ। जैसे यूके में अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो अगर कोई ट्रैफिक पुलिस आपको रोकता है तो उनको कॉशन देने की जरूरत नहीं है। वो बाय राइट आपसे पूछ सकता है कि भाई आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है। वो आपसे पूछ सकते हैं आपकी गाड़ी के इंश्योरेंस है या नहीं है। क्यों? क्योंकि लॉ उनको इजाजत देता है कि आप किसी को भी पकड़ो, आप डायरेक्ट के सवाल कर सकते हो। तो अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हो इन अकॉर्डेंस विद स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, तो फिर वहां पे आपको कॉशन देने की जरूरत नहीं है। और तीसरा, जहां पे आप किसी भी अक्यूज से वेरिफिकेशन कंफर्म करते हो कि अगर उसने कोई भी कमेंट दिया था आउटसाइड द इंटरव्यू। तो जब मैंने अजान को अरेस्ट किया, वहां पे अजान ने बोला कि भाई मुझे क्यों पकड़ रहे हो, मैं तो यहाँ पे घूमने आया हूँ। तो जब मैं इंटरव्यू लूंगा तो हमेशा मुझे कॉशन देना है। लेकिन अगर आप सिर्फ अजान से वेरीफाई कर रहे हो कि अजान जब मैंने आपको अरेस्ट किया था, क्या आपने ये लफ्ज कहे थे कि मुझे क्यों पकड़ रहे हो, मैं घूमने आया हूँ, तो यहाँ पे भी कॉशन देने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे यू आर जस्ट ट्राइंग टू वेरीफाई एनी कॉमेंट मेड बाय द पर्सन आउटसाइड द इंटरव्यू। अब हम ये समझ गए कब कॉशन देना है कब कॉशन नहीं देना। अब जब इंटरव्यू हो रहा है वहां पे कुछ रूल्स हमें पता होने चाहिए। सबसे पहला, बिफोर द इंटरव्यू अजान या जो भी उनके वकील हैं, जो सोलिसिटर हैं, उनको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि क्यों आपने अजान को अरेस्ट किया है, कौन सा आपके पास शक था। अगर मैं पुलिस ऑफिसर हूँ और मूसा अजान के सोलिसिटर है, मुझे इन दोनों को बताना है कि भाई हमने अजान को अरेस्ट किया है क्योंकि उन्होंने असॉल्ट किया है, और क्यों हमें लगता है उन्होंने असॉल्ट किया है, कौन सा हमारे पास वो शक है, राइट। नंबर टू, जब इंटरव्यू अभी शुरू नहीं हुआ, आपने अजान और उनके वकील को बता दिया। जैसे ही इंटरव्यू शुरू होगा, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज, आफ्टर गिविंग क्वेश्चन, इंटरव्यू शुरू हो रहा है, आप क्वेश्चन देंगे, उसके बाद कोई भी सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट जो अजान ने दी थी आउटसाइड द इंटरव्यू, वो आपको अजान के सामने रखनी पड़ेगी। अब सवाल है कि फरहान भाई सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट क्या होता है? आसान लफ्जों में, अगर किसी भी अक्यूज ने इंटरव्यू से पहले कोई भी ऐसी बात कही थी जो उसके अगेंस्ट आप एज एविडेंस यूज करना चाहते हो, इसको कहा जाता है सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने अजान को अरेस्ट किया,
उस टाइम पे अजान ने बोला अच्छा हुआ मैंने अली का मर्डर किया, मुझे इससे वैसी नफरत थी, तो मैं अजान को अरेस्ट किया और मैं स्टेशन पे ले आया। स्टेशन पे अब जब इंटरव्यू शुरू होगा पहले मैं उनको क्वेश्चन दूंगा, और ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दी थी ये मैं उनके अगेंस्ट यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसी स्टेटमेंट जो उनके अगेंस्ट एविडेंस यूज हो सकती है। तो जहां पे इंटरव्यू अभी शुरू नहीं हुआ, पहले आप अगले को बताएंगे आपने उनको क्यों अरेस्ट किया, फिर आप इंटरव्यू शुरू करेंगे, अगले को क्वेश्चन देंगे। क्वेश्चन देने के बाद कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो उसने पहले दी थी वो आप उसको बताएंगे। नंबर 3, जब आपने क्वेश्चन दे दिया, किसी भी अक्यूज को एज अ पुलिस ऑफिसर आप ये बात नहीं कहोगे कि अजान अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो अच्छा नहीं होगा। कोई भी ऑफिसर जो इंटरव्यू ले रहा है वो किसी भी सस्पेक्ट को कोई भी डराएगा नहीं, कोई भी ऐसी बात नहीं कहेगा कि अजान अगर आप जवाब नहीं दोगे ना आपका सीन ऑफ है। अनलेस, और एमसीक्यू में सब लोग ये भूल जाते हैं, अनलेस अजान खुद मुझसे पूछे। जैसे मैं एज अ पुलिस ऑफिसर अजान को कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अगर अजान खुद मुझे कहे कि यार फरहान भी एक बात बताएं, अगर मैं जवाब नहीं देता तो फिर क्या होगा, फिर मैं उनको बता सकता हूँ जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है। नंबर 4, जब भी आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो तो आपको क्या करना है, उसको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड आप कैसे करोगे वो डिपेंड करता है वो ऑफेंस कौन सा है। क्या वो समरी ऑफेंस है, आइदर वे ऑफेंस है, इंडाइक्टिबल ऑफेंस है। अगर किसी ने कोई इंडाइक्टिबल ऑफेंस किया है या कोई आइदर वे ऑफेंस किया है तो उसकी आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी होती है। लेकिन अगर किसी ने समरी ऑफेंस किया है या वो ऐसा इंटरव्यू है जो पुलिस स्टेशन पे नहीं हो रहा, पुलिस स्टेशन के बाहर हो रहा है, तो वहां पे वो रिटन रिकॉर्ड होगा। तो अगर इंडाइक्टिबल ऑफेंस या आइदर वे ऑफेंस है तो उसको ऑडियो रिकॉर्ड करोगे। अगर समरी ऑफेंस है या इंटरव्यू ऐसा है जो पुलिस स्टेशन के बाहर हो रहा है तो वहां पे उसको आप राइटिंग में रिकॉर्ड करोगे। नंबर 5, अगर आप किसी का भी इंटरव्यू ले रहे हो, क्योंकि हम अभी क्या समझ रहे हैं, एक साहब का इंटरव्यू ले रहे हो उसके हम कुछ रूल समझ रहे हैं। जब भी आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो, अगर आपको लगता है कि वो नशे की हालत में, या वो बीमार है, या वो ऐसे सिचुएशन में नहीं है जिसमें वो प्रॉपर इंटरव्यू के जवाब दे पाए, तो उसका आपको इंटरव्यू नहीं लेना, अनलेस कोई ऑफिसर ऑफ अ रैंक ऑफ सुपरिंटेंडेंट वो इजाजत दे दे। तो अगर मेरे सामने अजान है, मुझे नजर आ रहा है कि अजान बहुत बीमार है, या वो ड्रग्स पे है, या वो नशे में है, मुझे उनका इंटरव्यू नहीं लेना चाहिए, अनलेस एक सुपरिंटेंडेंट कह दे कि फरहान भाई आप इंटरव्यू ले लो, मैं आपको इजाजत दे रहा हूं। अब जब भी आप इंटरव्यू लेते हो ना, नॉर्मली एज अ प्रैक्टिस आपको क्या करना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए कि अजान के वकील वहां पे मौजूद होने चाहिए। इस पॉइंट को मैं आगे थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, अजान का इंटरव्यू ले लिया। इंटरव्यू लेने का पर्पस क्या था, हम डिसाइड कर रहे थे कि अजान को चार्ज करें या ना करें। तो किसी भी इंटरव्यू की आखिर में 3 आउटकम होती है, या हम अजान को रिलीज कर देंगे अंडर इन्वेस्टिगेशन या पुलिस बेल। हम अजान को कहेंगे अभी आप चले जाओ, हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना, या पुलिस बेल पे भेजेंगे कि अभी जाओ, इस दिन के ऊपर थाने में आ जाना। तो अभी हमने चार्ज नहीं किया, हमने फॉर्मली इल्जाम नहीं लगाया, हमने कहा अभी आप चले जाओ, हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, हम अजान को चार्ज कर सकते हैं और कह सकते हैं इस दिन के ऊपर मैजिस्ट्रेट्स में आ जाना। तो इसको कहा जाता है चार्ज एंड रिलीज ऑन पुलिस बेल। कि हमने अजान को चार्ज किया कि अजान फॉर्मली हम आपके अगेंस्ट ये केस फाइल कर रहे हैं कि आपने उसामा को असॉल्ट किया था, अभी हम आपको पुलिस बेल दे रहे हैं, अभी जाओ, इस दिन के ऊपर मैजिस्ट्रेट कोर्ट में आ जाना। तीसरी चीज आप क्या कर सकते हो, आप अजान को चार्ज करोगे और चार्ज करने के बाद आप कस्टडी में रख लोगे। अब सवाल ये कि फरहान भाई उसके बाद क्या होगा, वो चैप्टर नंबर 2 है कि जब आप किसी को फॉर्मली चार्ज करोगे तो फिर क्या होता है। तो जब भी इंटरव्यू खत्म हुआ, या इन्वेस्टिगेशन पे जाने दिया, या चार्ज किया और पुलिस बेल पे भेज दिया कि इस दिन पे आ जाना वापस, या फिर चार्ज किया और अपने पास कस्टडी में रख लिया। अब हम आते हैं चैप्टर के चौथे हिस्से के ऊपर, दैट इज कि जिस बंदे को आपने डिटेन किया था, अजान के कुछ राइट्स होते हैं, राइट, उन राइट्स के बारे में ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। कि जब भी कस्टडी ऑफिसर ने, जिसका ये काम है कि जिसको भी वो अपने पास रखे, उनके राइट्स होते हैं, कौन कौन से उसके राइट्स हैं हमें वो पता होना चाहिए। तो अगर अजान को हमने डिटेन कर लिया, 4 उनके मेन राइट्स। पहला, फ्री एंड इंडिपेंडेंट लीगल एडवाइस। अजान का राइट है कि उनको मुफ्त में लीगल एडवाइस मिलनी चाहिए। नंबर 2, अजान का राइट है टू इन्फॉर्म समवन ऑफ हिज अरेस्ट। इन सबको मैं डिटेल में बताऊंगा। नंबर 3, अजान का राइट है टू अप्रोप्रिएट अडल्ट। एंड नंबर 4, अजान का राइट है टू एन इंटरप्रेटर। चारों को अब डिटेल में समझता है कि जहां पे भी किसी को भी आपने डिटेन किया, उनका पहला राइट क्या है,
फ्री एंड इंडिपेंडेंट लीगल एडवाइस। फ्री एंड इंडिपेंडेंट लीगल एडवाइस का मतलब क्या है कि अजान भाई, मैं कस्टडी ऑफिसर हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपको लीगल एडवाइस चाहिए तो हम आपको दे सकते हैं। अब सवाल यह है कि ये बात मुझे अजान को कितनी बार बतानी है? क्या सिर्फ एक बार ही उनको बताने के भी उनको मैंने अपने पास रख लिया और मैंने बोला देखो यार लीगल एडवाइस आपकी है? सिर्फ एक मरतबा बताना काफी नहीं है। लॉ कहता है कि फरहान भाई इन 4 सिचुएशन में यू मस्ट इन्फॉर्म द अक्यूज, दोबारा उसको याद दिलाओ कि उसको लीगल एडवाइस मिल सकती है। वो 4 सिचुएशन कौन सी है? नंबर 1, कमेंसमेंट और रिकमेंसमेंट ऑफ एन इंटरव्यू। जब आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो या इंटरव्यू को रिकमेंस कर रहे हो आफ्टर ब्रेक, लाजमी अगले को बताओ कि उनको लीगल एडवाइस मिल सकती है अगर वो मांगे। नंबर 2, अगर आप किसी भी अक्यूज से इंटीमेट सैंपल मांगते हो, जिसका मतलब क्या है, यूरिन टेस्ट हो गया या ब्लड टेस्ट हो गया, अगर आप किसी से भी कोई भी इंटीमेट सैंपल मांग रहे हो उस टाइम पे उसको याद दिलाओ कि भाई अगर आप चाहो आपको लीगल एडवाइस मिल सकती है। नंबर 3, अगर आप किसी को ड्रग सर्च कर रहे हो, किसी के भी जिस्म के ऊपर अगर आप ड्रग ढूंढ रहे हो तो उस टाइम पे भी आपको लाजमी उनको याद दिलाना है कि भाई अगर आपको लीगल एडवाइस चाहिए तो आपको मिल सकती है। एंड नंबर 4, अगर आप किसी को भी आईडी परेड करा रहे हो या वीडियो आईडी प्रोसीजर करा रहे हो। अब ये क्या होता है, जब भी आप किसी को अरेस्ट करते हो, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने मूसा को असॉल्ट किया था, तो पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, मुझे और मेरे जैसे दिखने वाले 10-15 लोगों को मूसा के सामने लेके आ सकता है और मूसा को कह सकता है आप पहचानो, आप आईडी परेड करो, बताओ वो कौन बंदा था जिसने आपको असॉल्ट किया था। तो अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर अक्यूज को आईडी परेड या वीडियो आईडी प्रोसीजर करवाना चाह रहा है, तो पहले उस अक्यूज को बताना पड़ेगा कि भाई अगर आप चाहो आपको लीगल एडवाइस मिल सकती है। अब जब भी आपने किसी को ये बात बताई, अगर अक्यूज कहता है कि नहीं मुझे लीगल एडवाइस नहीं चाहिए, कस्टडी ऑफिसर अपने पास ही लिख लेगा, अपना वो रिकॉर्ड मेंटेन करेगा कि भाई मैंने ऑफर किया था, अगले ने मना कर दिया। नंबर 2, अगर अगला कहता है कि हाँ भाई ठीक है मुझे वकील चाहिए, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप उसको लीगल एडवाइस दोगे। नंबर 3, अगर उसने लीगल एडवाइस मांग ली तो आपको इंटरव्यू रोकना पड़ेगा। जब तक अगले का वकील आ जाए तब तक आपको इंटरव्यू को रोकना चाहिए। एंड नंबर 4, अगर अजान पहले कहते हैं कि नहीं भाई मुझे लीगल एडवाइस नहीं चाहिए, बाद में वो कहते हैं कि नहीं अब मुझे लीगल एडवाइस चाहिए, तो वहां पे भी आप इंटरव्यू रोकोगे, पहले उनको लीगल एडवाइस ऑफर करोगे। अब सवाल ये कि फरहान भाई क्या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें कस्टडी ऑफिसर अजान को ये कहे कि इवन तो आपका राइट है लीगल एडवाइस का, लेकिन मैं अभी आपको नहीं दे रहा, मैं उसको कुछ टाइम के लिए डिले कर रहा हूं। तो लीगल एडवाइस को अगर आप डिले करना चाह रहे हो तो उसका भी आपके पास इख्तियार होता है, लेकिन डिले करने के लिए हमारे पास 3 चीजें होनी चाहिए। नंबर 1, आप सिर्फ तब डिले कर सकते हो अगर अक्यूज ने कोई आइदर भी ऑफेंस किया है या इंडैक्टेबल ऑफेंस किया है। नंबर 2, अगर आपको डिले करना है तो मैक्सिमम 36 आवर्स के लिए आप डिले कर सकते हो। एंड नंबर 3, डिले करने के लिए राइटिंग में आपको इजाजत देगा अ पुलिस ऑफिसर ऑफ रैंक ऑफ सुपरिंटेंडेंट। तो सुपरिंटेंडेंट वकील होना चाहिए अपना पुलिस ऑफिसर, राइटिंग में वो इसको डिले कर सकते हैं मैक्सिमम 36 आवर्स के लिए अगर किसी ने आइदर वे ऑफेंस या इंडैक्टेबल ऑफेंस किया। अब इसका पर्पस कोई पूछ सकता है कि सर इसका पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि अगर किसी कस्टडी ऑफिसर को ये लगता है कि अगर हमने अजान को इंटरव्यू दे दिया तो शायद वो सोलिसिटर को छुप के बता दे कि भाई यहाँ पे मैंने ड्रग्स छुपाई हुई हैं, या जाओ मेरे दोस्तों को बता दो कि भाग के चले जाए मैं अरेस्ट हो गया हूँ। अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि इस एडवाइस की वजह से केस की इन्वेस्टिगेशन मुश्किल हो जाएगी, प्रॉपर्टी रिकवरी मुश्किल हो जाएगी, एविडेंस को रिस्क है या किसी और बंदे को हार्म हो सकता है, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, इसको डिले कर सकते हैं। दूसरा जो राइट है अजान का, दैट इज टू इन्फॉर्म समवन ऑफ हिज अरेस्ट। अजान का इख्तियार है कि अगर हमने उनको अरेस्ट किया तो वो कह सकते हैं कि भाई मुझे अपने घर वालों को बताना है, मुझे अपने दोस्त को बताना है कि मैं अरेस्ट हो गया। किसी भी अक्यूज का ये राइट है एट पब्लिक एक्सपेंस, सरकार के खर्चे के ऊपर, कि वो एक मर्तबा किसी को कॉल करके बता सकता है कि मैं अरेस्ट हो गया। जब भी आप उसको डिफरेंट पुलिस स्टेशन पे लेके जाओगे, हर पुलिस स्टेशन पे उसके पास ये राइट है कि वो किसी को बताए। जैसे अगर 6 घंटे से कम आप किसी को डिटेन कर रहे थे, आप किसी भी स्टेशन पे उसको लेके गए, बाद में आपको रियलाइज हुआ कि नहीं यार मुझे और ज्यादा डिटेन करना है, तो डेजिग्नेटेड थाने पे लेके गए। तो जहां पे आप मल्टीपल पुलिस स्टेशन पे किसी को लेके चले जाओ, हर स्टेशन के ऊपर इस बंदे का राइट है टू इन्फॉर्म समवन ऑफ हिज अरेस्ट। अगेन, क्या फरहान भाई इसको हम डिले कर सकते हैं? क्या हम अजान को कह सकते हैं कि नहीं अजान भाई
अभी आप किसी को नहीं बताओगे, आप कर सकते हो। उसकी तीन कंडीशन है। अगर अजान ने कोई आइदर व इंडाक्टिव डिफेंस किया। नंबर टू, आप इस राइट को डिले कर सकते हो मैक्सिमम 36 आवर्स के लिए। एंड नंबर थ्री, ये राइटिंग में डिले होगा बाय ऑफिसर ऑफ अ रैंक ऑफ इंस्पेक्टर। तो पहले और इसमें सिर्फ ये रैंक का फर्क है। अगेन क्या रीजन है? यही रीजन है कि अगर अजान घर कॉल करके बता देगा कि भाई दोस्तों को बोलो भाग के चले जाएं, या यहाँ पे मैंने कैश चोरी करके रखा है उसको वहां से उठा लें, तो इन्वेस्टिगेशन मुश्किल हो जाएगी। तीसरा राइट है राइट टू अप्रोप्रिएट अडल्ट। ये राइट हर किसी के लिए नहीं होता। अगर किसी केस में कोई बच्चा इन्वॉल्व है या कोई ऐसा बंदा है जो मेंटली अनसाउंड है, उनके लिए जरूरी है कि आप उनको ये राइट दो कि भाई आप चाहो तो आपको अप्रोप्रिएट अडल्ट दिया जा सकता है, जिसको हम सिविल में लिटिगेशन फ्रेंड कहते हैं। अब अप्रोप्रिएट अडल्ट कौन हो सकता है हमें ये पता होना जरूरी है। सिंपल एमसीक्यू हो जाता है। तो अगर मेरी उम्र 18 साल से कम है, मैं मेंटली अनसाउंड नहीं हूं, मैं एक बच्चा हूं, तो मेंटली अनसाउंड और बच्चे के लिए कौन अडल्ट हो सकता है वो मुख्तलिफ है। पहले हम समझते हैं अंडर 18 के लिए उनके पेरेंट्स या उनके गार्डियन, या फिर अगर वो किसी भी केयर अथॉरिटी में है तो उनके रिप्रेजेंटेटिव। जैसे मेरे पेरेंट्स हो सकते हैं मेरे अप्रोप्रिएट एडल्ट, मेरा कोई गार्डियन हो सकता है, या अगर फॉर एग्जांपल मैं एक ट्रस्ट के पास हूँ, मैं ईदी सेंटर के पास हूँ, तो जो भी उस सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव है वो मेरा अप्रोप्रिएट एडल्ट बन सकता है। लेकिन लेट्स से तीनों अवेलेबल नहीं है, तो कोई भी बंदा जिसकी उम्र 18 से ज्यादा है वो मेरा अप्रोप्रिएट एडल्ट बन सकता है। नंबर टू, अगर मैं अंडर 18 नहीं हूं, मैं मेंटली अनसाउंड हूं, मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपने लिए सोच नहीं सकता, बेसिकली आप लोग एग्जाम वाले दिन, वहां पे फिर क्या होगा? मेरे लिए मेरे पेरेंट्स बन सकते हैं, मेरा गार्डियन बन सकता है, मेरा रिलेटिव बन सकता है, या कोई भी ऐसा इंसान हु हैज एक्सपीरियंस ऑफ डीलिंग विद अनसाउंड पर्सन्स। तो जहां पे बच्चा है या जहां पे अप्रोप्रिएट एडल्ट चाहिए आपको मेंटली अनसाउंड के लिए, तो ये उसके तरीका। अब ये अप्रोप्रिएट एडल्ट का पर्पस क्या होता है? बहुत सिंपल है। भाई मैं बच्चा हूँ या मैं मेंटली अनसाउंड हूँ, अगर मेरे साथ कोई बड़ा होगा, उसका काम है कि वो कम्युनिकेशन को स्टेब्लिश करे, वो मेक श्योर करे कि भाई पुलिस मुझे ज्यादा हरास नहीं कर रही, मुझे बिला वजह तंग नहीं कर रही, मेरे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं बंदा। अब हम ये तो समझ गए कि फरहान भाई कौन अप्रोप्रिएट अडल्ट हो सकता है। अब ये समझते हैं कौन अप्रोप्रिएट अडल्ट नहीं हो सकता। तो आपके केस में जो आपका वकील है, जो सोलिसिटर है, वो आपका अप्रोप्रिएट अडल्ट नहीं हो सकता। नंबर टू, कोई भी पुलिस ऑफिसर, अब चाहे वो आपके केस में है नहीं है, चाहे आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, कोई भी ऐसा इंसान जो एक पुलिस ऑफिसर है वो कभी भी किसी का अप्रोप्रिएट अडल्ट नहीं हो सकता। नंबर थ्री, किसी भी ऑफेंस का कोई सस्पेक्ट या कोई विक्टिम, अगर कोई ऑफेंस है जिसपे फॉर एग्जांपल मैं और मेरे वालिद साहब दोनों के ऊपर इल्जाम है कि इन्होंने कोई चोरी किया, तो इवन तो वो मेरे वालिद साहब हैं, वो मेरे अप्रोप्रिएट अडल्ट बन सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो सस्पेक्ट भी हैं तो अब वो नहीं बन सकते। इसी तरीके से अगर कोई ऑफेंस का विक्टिम है, जैसे अगर मैंने किसी के साथ कोई जुर्म किया है, तो वो बंदा मेरा अप्रोप्रिएट अडल्ट नहीं बन सकता। इसके बाद कोई भी ऐसा इंसान जो इन्वेस्टिगेशन में शामिल है, चाहे वो एक्सपर्ट हो, चाहे प्रोबेशन ऑफिसर हो, चाहे कोई विटनेस हो, चाहे मेरे पेरेंट्स हो, कोई भी ऐसा इंसान जो इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो जाए, वो अब मेरा अप्रोप्रिएट अडल्ट नहीं बन सकता। नंबर फाइव, अगर कोई भी ऐसा इंसान जो खुद जिसका आईक्यू कम है, उसको भी आप मेरा अप्रोप्रिएट अडल्ट नहीं बनाओगे। एंड लास्टली, जिसके ऊपर एमसीक्यूज बहुत आते हैं, अगर मेरे अपने पेरेंट्स के साथ ही नहीं बनती, मैं उनके साथ ही नहीं रहना चाहता, तो इवन दो वो मेरे पेरेंट्स हैं, दे आर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग माय अप्रोप्रिएट अडल्ट, जहां पे बच्चा खुद कहे कि भाई मेरी मेरे माँ बाप के साथ नहीं बनती। तो अगर किसी भी बच्चे को या मेंटली अनसाउंड बंदे को आप अप्रोप्रिएट अडल्ट देते हो, सिर्फ तब आप उसका इंटरव्यू ले सकते हो। तो नॉर्मली आपको इंटरव्यू लेते हुए वेट करना है कि उसके पास अप्रोप्रिएट अडल्ट होना चाहिए। अनलेस अगेन आपको लगता है कि नहीं, इंटरव्यू अभी ही होना चाहिए क्योंकि बाकी लोग भाग जाएंगे, एविडेंस की रिकवरी मुश्किल हो जाएगी। और आखिरी राइट है हमारा राइट टू इंटरप्रेटर। राइट टू इंटरप्रेटर क्या होता है? कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल मैं यूके में हूं, मुझे अरेस्ट कर लिया गया, मुझे उनकी लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही, अब वो क्या बोल रहे हैं मेरे ऊपर से गुजर रही है, तो मेरा राइट है कि भाई मुझे कोई ट्रांसलेटर दो, मुझे कोई बंदा दो जो हमारे बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करे। पुलिस ऑफिसर मुझसे क्या पूछ रहा है मुझे समझ नहीं आ रही। तो जब तक आप किसी को भी इंटरप्रेटर नहीं देते, तो आप उनका इंटरव्यू नहीं लेते, अनलेस अगेन
एनी ऑफिसर ऑफ अ रैंक ऑफ सुपरिंटेंडेंट वो इजाजत दे दे कि नहीं भाई फरहान भाई का आप इंटरव्यू लेना शुरू कर दो। अगर उसको लगता है कि अगर हमने डिले किया तो और लोग भाग जाएंगे, एविडेंस खराब हो सकता है, रिकवरी मुश्किल हो सकती है। और अब हम आते हैं चैप्टर के आखिरी पार्ट के ऊपर, दैट इज डिफरेंट मोड्स ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। सिर्फ हमें आखिरी चीज ये समझनी है कि जब भी आप यूके के अंदर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स लेके आते हैं, एक क्रिमिनल ट्रायल चलाते हैं, वो कैसे शुरू होता है। तो हमारे पास तीन तरीके हैं, जिसमें पहला तरीका था अरेस्ट एंड चार्ज, जो हमने अभी पूरा चैप्टर पढ़ा है। इसको अगर मैं समराइज करूं तो वो अरेस्ट एंड चार्ज का ही तरीका था, जिसमें आपने किसी को अरेस्ट किया और आपने उसको चार्ज किया। चार्ज का क्या मतलब है? प्रोसीडिंग शुरू हो गई। अब चार्ज कौन करता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो जिम्मेदारी होती है चार्ज करने की, ये होती है क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस। यूके के अंदर एक इदारा है जिनको क्राउन प्रोसिक्यूटर्स भी कहा जाता है। ये डिसाइड करते हैं, तो अगर कस्टडी ऑफिसर ने मुझे डिटेन कर लिया, कस्टडी ऑफिसर मुझे चार्ज नहीं करता। ये क्राउन प्रोसिक्यूटर्स को बताया कि भाई आप आ जाओ, ये बंदा है, ये कहानी है। अब ये प्रोसिक्यूटर डिसाइड करता है कि भाई कौन सा ऑफेंस मेरे ऊपर चार्ज करना है। लेकिन अगर मैंने जो ऑफेंस किया है वो बहुत माइनर ऑफेंस है, जैसे मैंने क्रिमिनल डैमेज कर दिया, आपकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, या कोई 10 पाउंड की 20 पाउंड की शॉपलिफ्टिंग कर दी, अगर मैंने माइनर ऑफेंसेस किए हैं तो वहां पे कस्टडी ऑफिसर भी मुझे चार्ज कर सकता है। सो फॉर ऑल ऑफेंसेस नॉर्मली कौन चार्ज करेगा? क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस। लेकिन माइनर ऑफेंसेस के लिए कस्टडी ऑफिसर भी चार्ज कर सकता है। दूसरा मेथड हमारा किसी भी क्रिमिनल ट्रायल को शुरू करने का, दैट इज रिटन चार्ज एंड रेक्यूजिशन। रिटन चार्ज एंड रेक्यूजिशन क्या है? आपको इमेजिन करना है एक सरकारी वकील, एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही सिर्फ ये यूज कर सकता है। एक कागज का नाम हमने रिटन चार्ज रख लिया, दूसरे कागज का नाम हमने रेक्विजिशन रख लिया। ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या करेगा, सरकारी वकील क्या करेगा, ये पहले रिटन चार्ज का कागज उठाएगा, इसके ऊपर ये तीन चीजें लिखेगा कि फरहान आपने ये ऑफेंस किया है। फॉर एग्जाम्पल फरहान आपने थेफ्ट किया। नंबर टू, फरहान भाई ये जो ऑफेंस है इस कानून के तहत इसको ऑफेंस करार दिया गया। एंड नंबर थ्री, डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑफेंस, आपने कौन सी तारीख पे किसके घर से कितनी चोरी की। तो रिटन चार्ज में ये सरकारी वकील क्या करेगा, ये लिखेगा कौन सा ऑफेंस फरहान ने किया है, कौन से कानून के तहत वो क्राइम है, और उसके पर्टिकुलर्स क्या हैं। इसके साथ वो दूसरा कागज उठाएगा, दैट इज रेक्विजिशन। रेक्विजिशन में वो लिख के बताएगा कि फरहान भाई आपको कौन सी कोर्ट में आना है, किस दिन पे आना है। तो ये कैसे क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू हो रही है? इसमें कोई अरेस्ट वगैरह नहीं हो रहा, ये ऑल टुगेदर दूसरी चीज है कि जिसमें एक सरकारी वकील किसी के अगेंस्ट अगर केस चलाना चाहता है तो वो रिटन चार्ज और रेक्विजिशन दोनों कागज उठाएगा, ये सर्व करेगा मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट के ऊपर जहां पे वो मुझे बुलाना चाहता है, और ये सर्व करेगा फरहान भाई के ऊपर जिसको उसने चार्ज किया। तो इस मेथड को क्या कहा जाता है? रिटन चार्ज एंड रेक्विजिशन, जो एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर से, प्राइवेट आदमी नहीं, सरकारी वकील इसको यूज कर सकता है। तीसरा और आखिरी तरीका है हमारा लेइंग एंड इंफॉर्मेशन, या टू ले एंड इंफॉर्मेशन। इस तरीके में क्या होता है? ये तरीका यूज होता है प्राइवेट प्रोसिक्यूटर की तरफ से। कोई भी प्राइवेट आदमी किसी के भी अगेंस्ट इस तरीके से क्रिमिनल ट्रायल शुरू कर सकता है, जिसमें वो कोर्ट में जाएगा मैजिस्ट्रेट्स में और उनको इंफॉर्मेशन देगा। इंफॉर्मेशन क्या? अगेन वो तीन चीजें, वो मैजिस्ट्रेट्स को बताएगा भाई फरहान भाई ने ये ऑफेंस किया, इस कानून के तहत वो ऑफेंस है, और उन्होंने इस दिन के ऊपर इस जगह से ये ऑफेंस किया था। मैजिस्ट्रेट्स पर क्या करेगा? वो समन इशू करेगा। समन में वो फरहान को बताएगा कि किस दिन के ऊपर आपको कोर्ट में आना है। तो लेइंग एन इंफॉर्मेशन में मैजिस्ट्रेट साइन करके बताते हैं कि भाई मेरे पास आ जाओ। रिटन चार्ज एंड रेक्विजिशन में सरकारी वकील साइन करके बताता है कि इस कोर्ट में आपको आना है। और अब हम आते हैं चैप्टर के आखिरी पॉइंट के ऊपर, दैट इज कि क्या किसी भी क्रिमिनल ट्रायल में हमारे पास लिमिटेशन का कॉन्सेप्ट है कि नहीं है। कि अगर किसी ने कोई ऑफेंस किया है तो क्या कोई ऐसा टाइम पीरियड है कि इस टाइम के अंदर आपको कोर्ट में आना है? क्रिमिनल में ऐसा नहीं होता, अनलेस जो आपने ऑफेंस किया है दैट इज समरी इन नेचर। अगर इंडाइक्टिव ऑफेंस है, अगर आइडर ऑफेंस है, अगर आपने 10 साल पहले भी किया था, आज आपको पता लगा, आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग चल सकती है। लेकिन अगर किसी ने भी कोई समरी ऑफेंस किया, तो जब भी आपने वो समरी ऑफेंस किया उसके 6 महीने के अंदर फॉर्मली आपको चार्ज करना जरूरी है। चार्ज का क्या मतलब है? आपके ऊपर इल्जाम लगाना जरूरी है। अगर आप 6 महीने मिस हो जाता और आपने किसी को चार्ज नहीं किया तो अब समरी ट्रायल नहीं चल सकता।
अब ये बर्डन किसके ऊपर है, ये साबित करना कि भाई क्या वो 6 महीने के अंदर ट्रायल लेके या नहीं लेके। द बर्डन इज ऑन द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कि फरहान ने अगर समरी ऑफेंस किया, हम 6 महीने के अंदर आए कि नहीं आए। तो इंडाइक्टिबल ऑफेंस हो, आइदर वे ऑफेंस हो, कभी भी आप उसके अगेंस्ट ट्रायल चला सकते हैं। समरी ऑफेंस अगर किसी ने किया है, 6 महीने के अंदर उसको चार्ज करना जरूरी है। अगर चार्ज कर लिया ठीक, अगर नहीं किया तो वो केस नहीं चल सकता। दिस वॉज चैप्टर नंबर